नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें कि राहुल गांधी का पुराना बंगला वापस मिल चुका है उन्हें। राहुल गांधी को सरकारी बंगला फिर मिल गया है और हाउसिंग सोसाइटी ने सरकारी बंगला आवंटित किया है। राहुल गांधी को 12 तुगलक लेन बंगला वापस मिल चुका है। लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद उनको बंगला वापस कर दिया गया है। बता दें कि शनिवार को ये कहा गया था हाउसिंग सोसाइटी से कि आप बंगला वापस कर दीजिए। तब हाउसिंग सोसाइटी ने कहा था कि जिनका बंगला है वो खुद आए, प्रस्ताव दे, नोटिस दे, उसके बाद से हम उनका बंगला वापस दे देंगे। और आखिरकार मंगलवार का वो दिन है जब वापस मिल चुका है राहुल गांधी को उनका बंगला। और बंगला मिलने पर जब उनसे प्रश्न किया गया, उन्होंने कहा है कि पूरा हिंदुस्तान ही मेरा घर है। तो बता दें कि 12 तुगलक लेन का बंगला वापस राहुल गांधी को मिल चुका है। जब से राहुल गांधी ने ये बंगला छोड़ा था तब से ये कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द इसको भरा जाए। और ऐसे में देखिए राहुल गांधी ही वापस इस बंगले में गए हैं। पुरानी यादें उनके इस बंगले से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी को वापस उनका बंगला मिल चुका है। हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल हो गई है। बहाल होने के बाद राहुल गांधी को आखिरकार उनका बंगला मिल चुका है। तो जब लोकसभा की सदस्यता राहुल गांधी की रद्द हो गई थी, तब राहुल गांधी से ये बंगला वापस ले लिया गया था और अब उनको ये बंगला उनका वापस मिल चुका है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे न्यूज रूम से नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, राहुल गांधी को उनका बंगला मिल चुका है, उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? देखिए स्वीटी, बिल्कुल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद जैसे ही सदस्यता वापस गई है तो उसके बाद जो है बंगले को जो है खाली करा दिया गया था। लेकिन उसके बाद जब कोर्ट्स ने इस मामले पे सुनवाई करते हुए राहुल गांधी की सदस्यता वापसी की गई है, तो उसके बाद भी जो बंगला है, जो पुराना बंगला है 12 तुगलक रोड वाला राहुल गांधी का, वो बंगला उन्हें वापसी दे दिया गया। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि मेरे पूरे भारत जो है मेरा घर है। जिस तरीके से वो बंगला की बात कर रहे थे, लगातार यहाँ पर जो है पार्टियां, विपक्षी पार्टियां जो है सवाल खड़े कर रही थी कि आखिरकार राहुल गांधी को कौन सा बंगला दिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी को आखिरकार वही पुराना बंगला वापसी दिया गया जिस तरीके से सदस्यता उनकी चली गई थी जब उस समय। जी बिल्कुल, राहुल गांधी को उनका पुराना बंगला वापस मिल चुका है। खुशी उनके चेहरे पर नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा में मंगलवार को मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सोनिया जी के सिर्फ 2 उद्देश्य हैं, पहला अपने बेटे को सेट करना और दूसरा दामाद को भेंट करना। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे, और इसीलिए अध्यक्ष महोदय ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव आया सर, लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव आया। अविश्वास प्रस्ताव किस लिए आया? यहां सोनिया जी बैठी हुई हैं। सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी 2 मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको 2 काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। और दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभा के बाद सोमवार को राज्यसभा में पास होने पर कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के बदले हालात में मुझे उम्मीद है कि सीएम अरविंद केजरीवाल केंद्र से सत्ता के संघर्ष में उलझने या रोने धोने के बदले राजधानी वालों के लिए काम करेंगे। संघीय ढांचे के तहत दिल्ली का जो सियासी खाका तैयार किया गया था उसके अनुरूप राजनीति करेंगे। दिल्ली पर जो बिल आज राज्यसभा में आया है, अभी अभी खबर मिली है कि वो पास हुआ है। इससे पहले लोकसभा में भी पास हुआ था। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से जो संघीय ढांचा सोचा गया था, जिसमें दिल्ली को कभी पूरा राज्य ना देने की बात थी, जिसमें भारत सरकार और दिल्ली सरकार को मिलके कई आयामों में साथ करने की बात कही गई थी, और एक तरीके से इस बंटवारे में जो सर्विसेज हैं, जो बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, उन पर जितना दिल्ली सरकार का वर्चस्व कंट्रोल रहना चाहिए उतना भारत सरकार का भी होने का था।
और ये सिस्टम कई वर्षों से दिल्ली में बेहतर तरीके से चल रहा था। दुर्भाग्य से जब से केजरीवाल यहां आया है, उसने केवल और केवल राजनीति देखकर, जिस बदतमीजियों से, जिस गैर संवैधानिक व्यवहार से उसने दिल्ली को चलाने की कोशिश की और भारत सरकार से बार बार झगड़ा कर कर केवल राजनीतिक फायदा उठाने की बात की, इसी कारण से ये बिल भी आया, अन्यथा ऐसी किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। मैं ये नहीं कुछ कहूंगा कि मुझे कोई संतोष है या कोई वो है कि ये बिल पास हुआ या नहीं, पर मुझे लगता है कि जिस स्थिति में लोगों ने हमेशा समझा था कि दिल्ली को एक भारत सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में एक साझी सरकार के रूप में चलाया जाएगा, इस बिल के पास होने के बाद शायद वो यथास्थिति बनती है। अब मैं आशा करूंगा कि फिर से रोने धोने और उल्टी सीधी बातें करने और बयानबाजी के अलावा कोशिश करेगा केजरीवाल को, जो 9 साल में उसने काम नहीं किया है दिल्ली में, कम से कम ये बचे हुए 1-1.5 साल में कुछ तो वो काम दिल्ली के लिए। शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने सोमवार को कहा कि वो इंडिया को विपक्षी गठबंधन के तौर पर नहीं बल्कि अगले सरकार के गठबंधन के तौर पर देखते हैं। ठाकरे ने आगे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से मोदी उपनाम केस में आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई है और राहुल गांधी ने संसद में जिस तरीके से वापसी की है, पूरे देश खुश है। कई लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है पूरा देश स्वागत कर रहा है, क्योंकि यही बात है कि किसी से भी, कोई भी सांसद हो या विधायक हो जो जीत के आते हैं जनता से, उनसे आप उनका हक छीन नहीं सकते। और यही बात हम कहते आए थे, यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही और उनको ये दोहराई है, ये दिलासा दिया है कि कोई इनका हक छीन नहीं सकते, अधिकार छीन नहीं सकते। वायनाड को अपनी आवाज वापस संसद भवन में मिली, लेकिन अगर आप देखें तो जो भी सत्य के साथ लड़ रहा है, सत्य के लिए लड़ रहा है, सत्य के खिलाफ नहीं, सत्य के लिए लड़ रहा है, जनता के लिए लड़ रहा है, उनकी आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। वो आज आपने देखा होगा, ये बड़ा दिलासा है। पार्लियामेंट में भी कहीं ना कहीं अपोजिशन की आवाज को मजबूती मिली, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन भी जो है राहुल गांधी। बिल्कुल, लेकिन हम अभी अपोजिशन नहीं, आने वाली सरकार समझते हैं खुद को, और यही बात है, जीतेगा भारत, क्योंकि हम इंडिया है। और वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में 5वें दिन सर्वे जारी है, जहां एएसआई की टीम सुबह 8 बजे से ही सर्वे में जुटी हुई है। दूसरी ओर ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश को रोकने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि जनहित याचिका में मांग की गई थी कि श्रृंगार गौरी केस में जब तक वाराणसी के अदालत का फैसला नहीं आ जाता, तब तक परिसर में गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए। साथ ही याचिका में ये भी कहा गया था कि ज्ञानवापी परिसर में मिले हिंदू प्रतीक चिन्हों को संरक्षित रखने का आदेश दिया जाए। कोर्ट से यह भी मांग की गई थी कि इस तरीके की व्यवस्था की जाए जिससे ज्ञानवापी में एएसआई सर्वेक्षण का काम प्रभावित न हो। देखिए, कोर्ट के सुनवाई के दौरान ऑनरेबल चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान हमने अपनी बातें रखी। हमारा मेन कंसर्न था कि जो हिंदू जो भी सिंबल्स और जो भी स्ट्रक्चर वहाँ मिले हैं उनको सुरक्षित किया जाए। तो उस पर कोर्ट को हमने फोटोग्राफ्स दिखाया, हमने तमाम बातें अपनी करी। हमने कहा कि हमारा कंसर्न ये है कि जो भी हिंदू सिंबल्स मिल रहे हैं, अभी जो पिछले एडवोकेट कमीशन में और जो अभी फिलहाल जो सर्वे चल रहा है, तो उसको प्रोटेक्शन देना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज जो है दूसरे लोग नॉन हिंदू जाएंगे तो उसको माइट डैमेज कर सकते हैं। तो कोर्ट ने ब्रीफ में सब सारी बातों को सुना। उसके बाद कोर्ट ने एक क्वेश्चन रेज किया, कहा कि इसमें जो है पिटिशनर नंबर 2 राखी सिंह हैं, तो ये तो ऑलरेडी वहाँ सिविल सूट में हैं, तो क्यों नहीं आप निचली अदालत में जाते हैं, वहाँ प्रोटेक्शन के लिए डालिए हमारा जो है इस चीज को। बिजनौर में बाइक सवार एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वह ये मामला हमीरपुर दीपा थाना क्षेत्र के मध्य गंगा फेज 2 का बताया जा रहा है। तो बिजनौर में बता दें कि बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। बाइक सवार एक शख्स को गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी गई। हीमपुर का ये पूरा मामला है, जहां पे बाइक सवार एक शख्स को गोली मार के बता दें कि उसको मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसे में पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है। तो फेज 2 का ये पूरा मामला है हीमपुर के।
रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी है। आपको बता दें कि हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मामला मीलेरिया थाना क्षेत्र के PAC गेट के पास का बताया जा रहा है। और मुरादाबाद कटघर थाना परिसर एक शादी मंडप में तब्दील नजर आ गया, जहां एक प्रेमी जोड़े का निकाह पुलिस की मौजूदगी में काजी ने पूरी रस्मो रिवाज के साथ कराया है। आपको बता दें कि दूल्हा दुल्हन शादी के लिबास में तो नहीं थे, लेकिन दोनों पक्षों की तरफ से आए लोगों की गवाही में निकाह पढ़वाया गया और दोनों तरीके के निकाह नामे पर दस्तक भी हुए। अब तो जो झगड़ा झंझट था खत्म हो गया, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बता दें कि मुरादाबाद के आजाद नगर की रहने वाली युसरा और मुगलपुरा इलाके के गुड्डू के बीच पिछले 5 सालों से प्रेम संबंध चल रहा है, जहां युसरा ने अनुसार वो जब भी गुड्डू से शादी करने के लिए कहती थी तो वो टाल मटोल कर देता था, जिससे परेशान होकर उसने थाने में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे बुलाया और शादी करने के लिए कहा, वरना उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी की गई थी। अब तो जो झगड़ा झंझट था खत्म हो गया, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर इस बारे खाने की बीच के लोग बैठे हैं। और बुलंदशहर में फिर से एक बार भीषण हादसा देखने को मिला है। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि एक अज्ञात ट्रक ने इको कार को पीछे से जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद इको कार सड़क किनारे की खाई में जा गिरी। वहीं सूचना मिलता ही पुलिस मौके पर पहुंची और चारों लोगों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। उसके बाद पुलिस घायल युवक का भी इलाज नजदीकी अस्पताल में करा रही है। बताया जा रहा है कि हादसा थाना डिबाई कोतवाली क्षेत्र के दानपुर के तकरीबन 2 बजे हुआ है। बिजनौर के वन विभाग के शिकंजे में आया एक आदमखोर गुलदार, जो पूरे जिले में कोहराम मचा रखा था। बता दें कि वन विभाग को 10 दिन की मशक्कत के बाद पहले सफलता मिली, तो वही आदमखोर गुलदार को देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हुई। वही पूरा मामला रेहड़ थाना क्षेत्र के सादकपुर जंगल को बताया जा रहा है। और अमरोहा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां हाईवे पर खराब खड़े ट्रक में दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। आपको बता दें कि हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक काटकर शव को बाहर निकाला। तो वहीं हादसे में दोनों ट्रक बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, आगे की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। और बिहार में शराबबंदी के बाद भी इसकी तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है, जहां शराब तस्कर दूसरे प्रदेशों से शराब की बड़ी बड़ी खेप लाकर बिहार के लोगों को शराबी बना रहे हैं। आपको बता दें कि इसी कड़ी में आज मोतिहारी पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां छतौनी थाना क्षेत्र से शराब की एक बड़ी खेप को पकड़ा गया। कंटेनर ट्रक में करीब 10,1200 लीटर शराब लदी हुई थी, जिनकी कीमत करीब 1 करोड़ आंकी गई है। मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। तो वहीं मामले की जानकारी देते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शराब जालंधर से लाई गई थी और मुजफ्फरपुर में इसकी डिलीवरी देनी थी। मामले में ट्रक के चालक और उप चालक को गिरफ्तार किया गया है। और क्या कुछ कहना है सहायक पुलिस अधीक्षक का, आइए आपको सुनवाते हैं।
गाजियाबाद के नंदग्राम थाने के बाहर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों के जरिए हंगामा किया गया, जहां ये पूरा हंगामा महाराणा प्रताप चौक पर लगे एक पोस्टर को लेकर हुआ। आपको बता दें कि नारेबाजी के साथ थाने का घेराव कर हनुमान चालीसा का पाठ भी थाने के बाहर किया गया। तो वहीं नाराज लोगों का आरोप है कि नंदग्राम थाना क्षेत्र के महाराणा प्रताप चौक और उसके आसपास समान भाई से खरीदे भाईजान से नहीं लिखे हुए कुछ पोस्टर लगाए गए और नीचे निवेदक के नाम पर जगह समस्त हिंदू समाज लिखा गया है, जिसको लेकर पुलिस ने हिंदू संगठन से जुड़े नितिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। साथ ही बीती देर रात युवक के घर दबिश देकर उसके भाई को हिरासत में लिया गया। तो वहीं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इस पूरे मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपी नितिन की तलाश शुरू कर दी गई है। खबर भोजपुर से है, जहां जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के रामदास टोला गांव के पेट्रोल पंप के पास एक घटना सामने आई है। बता दें कि देर रात अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार पुलिस जवान, उसकी पत्नी और पुत्र को रौंद दिया। साथ ही बाइक सवार पुलिस जवान और उसके पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसके बाद आसपास के लोगों ने उसको इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां से प्रारंभिक उपचार करने के बाद उसकी हालत को चिंताजनक बताते हुए पटना रेफर कर दिया गया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अलीगढ़ में सालों पुरानी दरगाह और मस्जिद पर अराजक तत्वों ने हमला कर दिया, जहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि अज्ञात लोगों के जरिए मस्जिद और दरगाह में तोड़फोड़ की गई। तो वहीं स्थानीय समुदाय में मामले को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस संबंध में डीएसपी छर्रा का कहना है कि उपरोक्त स्थल मस्जिद नहीं है, मजार है। बाउंड्री के ऊपर बने छोटे छोटे टूटे हिस्से को तत्काल मरम्मत से ठीक कराया गया है और क्षति के सही कारण और कारक का पता लगाया जा रहा है। तो वहीं अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो बता दें, ये मामला सामने आया है अलीगढ़ से, जहां मस्जिद पर अराजक तत्वों ने हमला किया है। इसके बाद से बता दें कि वहां पे इसी समुदाय के लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है और पुलिस का भी बयान निकल के सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो व्यक्ति कौन से थे। कहा यह जा रहा है कि दरगाह और मस्जिद दोनों पे हमला किया गया है। तो पुलिस का कहना है कि मस्जिद नहीं था, यह दरगाह था जिसपे हमला किया गया है। अब पूरी तरीके से छानबीन पुलिस के द्वारा की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जल्द से जल्द उन अराजक तत्वों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि किसने हमला किया है, इसकी कोशिश भी लगातार पुलिस कर रही है कि जल्द से जल्द उन लोगों तक पहुंचा जाए। तो अज्ञात दरगाह पर तोड़फोड़ की है, जिसके बाद से जो है काफी ज्यादा लोगों में आक्रोश नजर आ रहे हैं। और कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण कुमार बेदी के नेतृत्व में आगामी तिरंगा यात्रा को लेकर शाहबाद में एक निजी पैलेस में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें शाहबाद विधानसभा से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस दौरान कृष्ण कुमार बेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि बीजेपी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने फैसला लिया है कि 9 से 14 अगस्त तक प्रत्येक विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर आज ये बैठक बुलाई गई है। उन्होंने कहा है कि शाहबाद विधानसभा में 14 अगस्त को सुबह 9 बजे से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा शहर में निकाली जाएगी। पूर्व मंत्री ने कहा है कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीत दर्ज करेगी और अपनी सरकार बनाएगी। तो 9 से 14 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। कुरुक्षेत्र में इसका ऐलान किया गया है। कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उस दौरान इस बारे में यहाँ पे बात की गई है। तिरंगा यात्रा को लेकर बीजेपी का सम्मेलन हो रहा है। पिछले 8-9 साल से सुभाष बराड़ा और ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी का नेतृत्व कर।
और जौनपुर में पुलिस कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान एसपी ने एक अनोखा फरियाद लेकर फरियादी पहुंचा। दरअसल नंगे बदन और गीली मिट्टी में सने हुए शख्स के पहुंचते ही पुलिस कार्यालय के अफसरों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में एसपी अजय पाल शर्मा ने डीएसपी को निर्देश दिया कि पास जाकर उस व्यक्ति की समस्या सुन अतिशीघ्र निस्तारण का निर्देश दे दिया, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने उसकी फरियाद सुनकर वापस भेज दिया। और हरदोई की बिलग्राम थाना क्षेत्र के गुरौली गांव में रिश्तों का कत्ल कर दिया गया, जहां एक भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। इसके बाद शव को छोड़कर पत्नी और बच्चों सहित फरार हो गया। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में उसने हत्या की घटना को अंजाम दिया। वही जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की छानबीन में जुट चुकी है। उत्तर प्रदेश के बांदा में आज देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया है, जहां पुलिस लाइन के अंदर बनी अंग्रेजों के जमाने की बैरिक की छत अचानक गिर गई। आपको बता दें कि छत के बरामदे में सो रहे एक आरक्षी की हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। तो जैसे ही पूरा मामला पुलिस को मिला, पुलिस के कर्मचारी तुरंत लाइन पे पहुंचे। तत्काल मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। वहीं पूरे मलबे को हटाने के लिए कई जेसीबी के जरिए काम शुरू कर दिया गया है। इतना ही नहीं, जिले के तमाम पुलिस और आला अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद रहे। तो वहीं घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हादसे में आरक्षी गंभीर रूप से घायल हो गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। तो 4 जेसीबी से रेस्क्यू अभियान लगातार चलाया जा रहा है। मलबा हटाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। और ऐसे में बता दें कि आरक्षी की मौत हो गई है। आरक्षी यहीं पे सो रहा था बरामदे में, और जैसे ही ये मलबा गिरा उसके ऊपर वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया चलते इलाज के दौरान, बता दें। और इसके बाद से मौके पर कई अधिकारी पहुंचे हैं। उनकी तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि मलबा को जल्द से जल्द हटवा लिया जाए। पुलिस भी मौके पर पहुंची है और ऐसे में मलबे में दमकर एक पुलिसकर्मी की मौत हो चुकी है। चूंकि ये पूरा मामला जो है दफ्तर का है, और ऐसे में कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये मलबे को हटा लिया जाए। देखिए, यहाँ पे मौके पर जेसीबी भी मौजूद है। तमाम बड़े अधिकारी भी यहाँ का निरीक्षण कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ जो है एक बार फिर से मरम्मत का काम शुरू किया जाए। लेकिन रेस्क्यू अभियान अभी भी चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बरामदे में एक पुलिसकर्मी यानी कि आरक्षी सोया हुआ था, जिसके ऊपर मलबा गिरा, जिसके कारण गंभीर रूप से वो घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो मलबे में दबकर एक पुलिसकर्मी की जान चली गई है और ऐसे में 4 जेसीबी रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए हैं। संदीप इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, कब का यह हादसा है, कैसे हुआ? ये देखिए, पूरा मामला जो है देर रात लगभग 1 बजे का मामला है। वहाँ पुलिस लाइन के अंदर का मामला है। पुलिस लाइन में जो बैरिक बनी हुई थी, वो बैरिक जो है बहुत पुरानी थी, अंग्रेजों के जमाने की बैरिक बनी हुई थी। उस बैरिक के में जो है पुलिस विभाग के लोग जो है के अधिकारी जो है मीटिंग भी किया करते थे, और मीटिंग के साथ साथ वहाँ पे जो पुलिस कर्मी है वहाँ पे रहते भी थे कुछ लोग। तो उसी दौरान जब वहाँ रात में कुछ पुलिस कर्मी सो रहे थे, तो वहाँ पे अचानक जो है कई दिनों से बारिश होने की वजह से वो अचानक जो है छत है गिर पड़ी है। उसकी वजह से एक पुलिसकर्मी जो है गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसको तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया पुलिस के द्वारा, और जैसे ही डॉक्टरों ने उसको देखा, उसको देखते ही तत्काल मृत घोषित कर दिया था। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप तमाम जानकारियों के लिए। देखिए, पुलिस लाइन में पुरानी बैरिक गिर गई है, जिसके कारण एक पुलिसकर्मी की जान चली गई है। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।